हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुसाई एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत है। मैं आपका दोस्त योगिंदर सिंह आज आपके लिए दिल्ली सल्तनत के ऊपर ये लेक्चर लेकर आया हूँ, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत की स्लेव डायनेस्टी के बारे में। ये दिल्ली सल्तनत की एक पूरी सीरीज होगी, जिसमें हम सभी दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज को डिस्कस करेंगे। तो आज की जो पहली डायनेस्टी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्लेव डायनेस्टी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो जो पीरियड है 1206 एडी से 1526 एडी तक वो दिल्ली सल्तनत के पीरियड में आता है। दिस पीरियड विटनेस मैनी डायनेस्टीज एंड वेरियस रूल्स। इस पीरियड में काफ़ी सारी डायनेस्टीज हुई और काफ़ी सारे रूल्स भी हुए। सम ऑफ द मेजर डायनेस्टीज एंड रूल्स जो हैं वो हम आपको नीचे दिखा रहे हैं। जो पहली डायनेस्टी है वो है स्लेव डायनेस्टी, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। दूसरी डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी, तीसरी डायनेस्टी है तुगलक डायनेस्टी, चौथी डायनेस्टी है सैयद डायनेस्टी और पांचवी और आखिरी डायनेस्टी है लोधी डायनेस्टी। ये चार खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, इनकी वीडियोस आगे आएंगी। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो होगी स्लेव डायनेस्टी बेसिकली। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा आज का वीडियो लेक्चर का मेन डायनेस्टी के ऊपर किस पे फोकस रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं स्लेव डायनेस्टी की। द स्लेव डायनेस्टी रूल फ्रॉम 1206 AD to 1290 CE. It was also named the मुल्लक डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का जो थ्रोन थी वो 1206 से 1290 ईस्वी तक रही और उसको हम मुल्लक डायनेस्टी भी कहते हैं। मुल्लक का मतलब होता है अरेबिक में slave या owned. In fact, three dynasties were established during this period. इस पीरियड में बेसिकली उसके अंडर 3 डायनेस्टीज एस्टेब्लिश हुई थी, जो हम आपको बता रहे हैं। जो पहली डायनेस्टी थी वो थी कुतुबी डायनेस्टी, जो 1206 टू 1211 एडी तक चली और उसका फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी आप पिक्चर भी साइड में देख रहे हैं। दूसरी डायनेस्टी थी वो थी फर्स्ट इल्बरी डायनेस्टी, जो 1211 से 1266 एडी तक चली और इसका फाउंडर था इल्तुतमिश, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट वन थी वो थी सेकंड इब्राहिम इलुबरी डायनेस्टी, जो 1266 से 1290 सीई तक चली, जिसका फाउंडर था बलबन। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक की रेंज जो थी 1206 टू 1210 सीई तक चली। कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी को फाउंड किया, मतलब उसने उसकी नींव रखी। ही वॉज अ तुर्किश स्लेव, वो एक तुर्किश स्लेव था मोहम्मद गौरी का, जिसने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया एक्सपेंशन ऑफ तुर्किश सल्तनत इन इंडिया। भारत में अपनी तुर्किश सल्तनत को बढ़ाने के लिए उसने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो जो है वो प्ले किया। आफ्टर द बैटल ऑफ तराइन, मोहम्मद गौरी मेड हिम द गवर्नर ऑफ हिज इंडियन प्रोसेशंस। तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को जो उसने राज्य इंडिया के जीते थे वहाँ पे उसने उसको वहाँ पे गवर्नर बना दिया। ही रेज्ड एंड स्टैंडिंग आर्मी, उसने काफ़ी अच्छी एक आर्मी स्टैंड कर ली एंड उसने काफ़ी नॉर्थ इंडिया के जितने भी रीजन थे वो अपने अंडर में ले लिए और वो ऐसे में चलता रहा। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जो थे तैजुद्दीन यल्दुज, जो रूलर था गजनी का, उसने अपना क्लेम किया दिल्ली के ऊपर और गवर्नर जो था मुल्तान का उलचुज नसीरुद्दीन कुबाचा, वो भी इंडिपेंडेंस चाहता था से कुतुबुद्दीन ऐबक से। He also had to face many revolts from Rajputs and other Indian rulers. उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को काफ़ी रिवॉल्ट्स झेलने पड़े राजपूत से और इंडियन रूलर्स जो उसके आसपास थे। However, ऐबक by displaying his mighty power as well as other consolidation measures was able to win over his enemies. तो
तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी समझदारी दिखाते हुए काफ़ी सारे अपने एनिमीज़ को जीत लिया एंड ही डिफीटेड यल्दुज एंड सेवरल ऑल कनेक्शंस विद गजनी। तो उसने यल्दुज को डिफीट किया और अपने सारे कनेक्शन गजनी से जोड़ तोड़ लिए एंड दस फाउंड द स्लेव डायनेस्टी एज वेल एज दिल्ली सल्तनत। और इसी के साथ उसने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की और जिसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा और समझ आ चुका होगा डीपली। तो आइए थोड़ा और जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। मुस्लिम राइटर्स आल्सो कॉल्ड ऐबक, उसको मुस्लिम राइटर्स ऐबक कहते थे और लाख बख्श भी उसको ही कहा जाता था। और गिवन ऑफ लाख बिकॉज उसने 1 लाख डोनेट किए थे लिबरल्स को। ओके, ही वॉज अ टाइटल सुल्तान, उसको सुल्तान का टाइटल दिया गया था और उसने अपनी कैपिटल जो थी अपनी डायनेस्टी की उसे लाहौर बनाया था। ही आल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, उसने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया। जो आप यहाँ पे अपने राइट में पिक्चर देख रहे हैं वो कुतुब मीनार है, उसने ही बनाई, मतलब कंस्ट्रक्शन उसने स्टार्ट की थी। और उसने अभी फर्स्ट स्टोरी ही बनाई थी आफ्टर द नेम ऑफ द फेमस सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार। तो वो उनकी याद में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की याद में जो एक सूफी संत था उसकी याद में उसने कुतुब मीनार बनाई थी। इट वॉज लेटर कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। तो उसने पहली मीनार रख दी थी कुतुब मीनार की, फिर उसके बाद जो उसका कुतुब मीनार का काम कंप्लीट किया था वो इल्तुतमिश ने कहा था। ऐबक डाइड सडनली व्हाइल प्लेइंग चोगाह, जिसे हम हॉर्स पोलो भी कहते हैं, 1210 सीई में। ऐबक की मृत्यु हॉर्स पोलो खेलते टाइम, जिसे हम चोगाह भी कहते हैं हिंदी में, 1210 सीई में हो गई थी। आई होप आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पता चल गया होगा। उसकी पूरी लाइफ टाइम में उसने क्या-क्या चीज़ें अचीव की, वो सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। अब जो अगला शासक आता है वो होता है आराम शाह, जो 1210 सीई में आता है जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज सक्सीडेड बाय हिज सन आराम शाह। आराम शाह जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, हु वाज इनकैपेबल एज अ रूलर, जो कैपेबल नहीं था रूलर बनने के। He was opposed by Turkish army and his rule lasted for only 8 months। तो तुर्किश आर्मी ने उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया और उसका रूल जो था सिर्फ 6 मंथ के लिए ही चला था। फिर अगला शासक बना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक चला। इल्तुतमिश बिलोंग्स टू द इल्बरी ट्राइब। इल्तुतमिश इल्बरी ट्राइब से बिलोंग करता था, इसीलिए उसकी डायनेस्टी का नाम इल्बरी डायनेस्टी भी कहा जाता है। हु नेम्ड द इल्बरी डायनेस्टी। हिज हाफ ब्रदर सोल्ड हिम एज अ स्लेव टू ऐबक। उसके जो ब्रदर था उसने उसको सोल्ड कर दिया था एज अ स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को, हु मेड हिम हिज सन इन लॉ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से करा दी थी। ओके, फिर लेटर ऐबक अपॉइंटेड हिम अ इक़्तिदार ऑफ ग्वालियर। इक़्तिदार एक पोस्ट होती थी जो इल्तुतमिश को मिली थी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे ग्वालियर की। तो उसने उसको वहाँ पे अपॉइंट कर दिया था। इन 1211 सीई इल्तुतमिश थ्रोन द आराम शाह। इल्तुतमिश ने आराम शाह को गद्दी से हटाया और खुद सुल्तान बन गया। और जिसका नाम उसने एक टाइटल लिया जो था शमशुद्दीन। ही इज रिगार्डेड एज द रियल कंसोलिडेटर ऑफ अ तुर्किश रूल इन इंडिया। वो उसको रियल कंसोलिडेटर माना जाता है तुर्किश रूल का इंडिया में। आई होप आपको इल्तुतमिश के बारे में और भी जानकारी चाहिए होगी, तो अब हम आगे जानते हैं उसके लाइफ के बारे में। ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 ईयर ऑफ हिज रेन, अपने पहले 10 साल उसने ही मोस्टली कंसंट्रेट ऑन सिक्योरिंग हिज थ्रोन फ्रॉम हिज राइवल्स। तो उसने अपने जितने भी राइवल्स थे उस टाइम पे, मतलब जितने भी अपने दुश्मन थे, पहले 10 साल उसने उनको कंट्रोल करने में लगाया। द कमांडर ऑफ मोहम्मद गौरी लाइक यल्दुज कुबैच ऑफ मुल्तान
and Ali Mardan of Bengal and Bihar rose against him. जो मोहम्मद गौरी का कमांडर था, यल्दुज कुबाज जो मुल्तान का था, अली मर्दान जो बंगाल का था और बिहार में भी उसके अगेंस्ट रिवोल्ट हुए। इल्तुतमिश डिफीटेड यल्दुज इन द बैटल ऑफ तराइन और फिर एक और बैटल हुई बैटल ऑफ तराइन में 1215 में जो इसमें अ, इल्तुतमिश ने यल्दुज को हराया एंड आल्सो ड्रॉव अवे कुबाचा फ्रॉम पंजाब। तब उसने कुबाचा पंजाब से उसको भगा दिया वहां से। इन 1220 CE द लीडर ऑफ मंगोल तेमुजिन पॉपुलरली नोन एज चंगेज खान 1220 ईस्वी में जो मंगोल का लीडर था तेमुजिन जिसे हम चंगेज खान के नाम से भी जानते हैं स्टार्टेड हिज मार्च टूवर्ड्स द सेंट्रल एशिया की तरफ उसने मार्च करना शुरू किया। ही डिफीटेड जलालुद्दीन मकबरनी उसने जलालुद्दीन मकबरनी को जो रूलर था ख्वारिज़्म का मकबरनी एस्केप फ्रॉम मंगोल एंड स्लॉट अल-जौमर फ्रॉम इल्तुतमिश। तो मकबरनी जो था वो वहां से मंगोल्स के गिरफ्त से छूटकर वहां से भाग गया और वो इल्तुतमिश की शरण में आया। पर इल्तुतमिश ने मंगोलों के डर से उसको अपने यहाँ शेल्टर देने से मना कर दिया जिससे वो मंगोलों के आतंक से बच गया। फिर इल्तुतमिश बॉट बंगाल एंड बिहार बैक इनटू द दिल्ली सल्तनत। इल्तुतमिश ने बंगाल और बिहार पे अपने अटैक्स करके वापस से उसको दिल्ली सल्तनत में लाया। ही आल्सो सरपास द राजपूत रिवॉल्ट्स उसने राजपूत रिवॉल्ट जो हुआ था रणथंबोर में उसे भी सरपास किया इन 1226 CE and by 1231 CE इल्तुतमिश established his control over इल्तुतमिश ने अपने एस्टैब्लिश करना शुरू किया कंट्रोल बयाना मंडोर जालोर और ग्वालियर पे। He led an expansion against the चालुक्यास of गुजरात। उसने एक एक्सपेंशन भी की जो चालुक्यास के अगेंस्ट थी गुजरात में बट रिमेन अनसक्सेसफुल। पर चालुक्यास ने उसे हरा दिया वहां पे। He completed the construction of कुतुब मीनार। तब इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया जो टॉलेस्ट स्टोन है इंडिया की जो 238 फीट की है। He also introduced the Arabic coinage in India। उसने अरेबिक कॉइनेज इंडिया में इंट्रोड्यूस किए एंड द सिल्वर तंका वेट 175 ग्राम और एक वेट करने वाला सिल्वर तनका बनाया जिसका वेट था 175 ग्राम बिकम अ स्टैंडर्ड कॉइन इन मेडिवियल इंडिया। जो एक स्टैंडर्ड कॉइन बन गया मेडिवियल इंडिया का। द सिल्वर तनका रिमेन्स द बेसिक्स ऑफ द मॉडर्न रूपी। जो आज का मॉडर्न रूपी है वो उसी की तरह था सिल्वर तनका। इल्तुतमिश organized तुर्की Turki, a new class of a ruling elite of 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स द 40 जिसे हम द 40 भी कहते हैं उसे इल्तुतमिश ने बनाया था। ये बेसिकली एक 40 विश्वास पात्र लोगों का गुट होता था जो अपने राजा की अपने मतलब सुल्तान की रक्षा करता था। तो इसे हम द 40 भी कहते हैं। फिर आगे इल्तुतमिश ने क्या किया ही पेट्रोसाइज्ड मैनी स्कॉलर्स एंड अ नंबर ऑफ सूफी संत केम टू इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन। उसने काफ़ी सारे सूफी संत को जो उसके टाइम पे वहाँ पे आए थे उनको काफ़ी सारी चीज़ें मतलब उनको सम्मान दिया एंड ही नॉमिनेटेड हिज डॉटर एज हिज सक्सेसर जो जो रजिया सुल्तान है आगे आने वाली हैं उन्होंने नॉमिनेट किया था। फिर जो अगला रूलर आता है वो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो 1236 एडी में बना था इल्तुतमिश के बाद। He was the elder son of Iltutmish who ascended the throne with the help of nobles। वो एक एल्डर सन था इल्तुतमिश का जिसने अपने नोबल्स की हेल्प से इल्तुतमिश की जो थ्रोन थी उसको उसको पाया था। When the governor of मुल्तान revolt रुकनुद्दीन फिरोज शाह मार्च टू सरपास द रिवोल्ट। जब
उसके टाइम पे गवर्नर जो था मुल्तान का, उसने रुकनुद्दीन फिरोज शाह के टाइम पे रिवॉल्ट किया, और वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह वहाँ पे जाता है और उसको अ, उसको पूरी तरह दबाने के लिए वहाँ पे अपनी सेना लेकर जाता है। यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर इल्तुतमिश की जो डॉटर होती है रज़िया, वो अम, अमीर्स की हेल्प्स की वजह से, उस टाइम के अमीर्स जो थे दिल्ली में, वो दिल्ली सल्तनत को हथिया लेती है। तो अब बारी आती है रज़िया सुल्तान की, जिसकी बेसिकली उसका कार्यकाल 3 साल तक ही चला, 1236 से 1239 एडी तक। तो रज़िया सुल्तान was the first and only female ruler of medieval इंडियन सल्तनत पीरियड। जो रज़िया सुल्तान थी वो पहली और ओनली फीमेल रूलर थी मेडिवल इंडिया की सल्तनत पीरियड के टाइम पे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। रज़िया सुल्तान discarded the female appeals and helped the court in with the face uncovering, which further creates resonance. She even went hunting and led the army. पहले के ज़माने में क्या होता था कि औरतों को ऐसे कोर्ट में आने की इजाज़त नहीं थी, तो रज़िया सुल्तान ने उसकी भी मतलब उनकी भाषा में कह सकते हैं तौहीन की, और उसके बाद अ, वो भी उसको रिवॉल्ट का सामना करना पड़ा, और वो वहाँ पे हंटिंग के लिए भी जाती थी, जो औरतों के लिए उस टाइम पे बिल्कुल मनाही थी। इन 1240 सीई, अल्तूनिया द गवर्नर ऑफ भटिंडा, 1240 में अल्तूनिया जो था गवर्नर भटिंडा का रिवॉल्ट अगेंस्ट हर। अल्तूनिया ने रिवॉल्ट कर दिया रज़िया सुल्तान के अगेंस्ट। रज़िया अलोंगसाइड याकूत मार्च अगेंस्ट अल्तूनिया। रज़िया याकूत के साथ मिलकर मार्च करती है अल्तूनिया को दबाने के लिए, बट ऑन द वे तुर्किश फॉलोअर्स ऑफ अल्तूनिया मर्डर्ड याकूत। तो याकूत की ऑन द वे ही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसके ही कुछ फॉलोअर्स उसको मार देते हैं। एंड टुक रज़िया's prisoners, तो रज़िया को बंदी बना लिया जाता है और उसको कारागार में डाल दिया जाता है। इन द मीन टाइम द तुर्किश नोबल पुट बहराम अनदर सन ऑफ इल्तुतमिश ऑन द थ्रोन। उसी टाइम जो तुर्किश नोबल्स जो होते हैं, वो बहराम को, जो एक इल्तुतमिश का अनदर सन था, उसको दिल्ली सल्तनत की थ्रोन संभाल देते हैं। हाउएवर रज़िया वॉन ओवर हर कैप्टर, जबकि रज़िया दोबारा से जीत जाती है अल्तूनिया, एंड आफ्टर मैरिंग हिम प्रोसीडेड टू दिल्ली। फिर वो अल्तूनिया से शादी कर लेती है और वो दिल्ली की तरफ बढ़ती है, बट शी वॉज डिफीटेड एंड किल्ड ऑन द वे बाय बैराम शाह। पर उसको डिफीट कर दिया जाता है, और उसकी जब वो दिल्ली की तरफ जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे बैराम शाह उसको मार देता है। अगला शासक जो बनता है वो होता है बैराम शाह, 1240 टू 1242 सीई। द फॉल ऑफ रज़िया सुल्तान, जब रज़िया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसका जो एंसेस्टर्स बनता है 40s के प्रभाव के कारण जो बनता है वो होता है बैराम शाह। दे कंटिन्यू द स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी बिटवीन सुल्तान एंड द नॉबल्स। तो यहाँ पे एक स्ट्रगल शुरू हो जाता है सुप्रीमेसी का, सुल्तान और नॉबल्स के बीच में। जो मैंने द 40 आपको नॉबल्स बताए थे, उन सब के बीच में एक सुप्रीमेसी, जिसे हम कह सकते हैं कि अपनी धाक जमाने का एक स्ट्रगल शुरू हो जाता है। तुर्किश नोबल सपोर्टेड बैराम शाह इन द बिगनिंग। तुर्किश नोबल्स जो होते हैं, जो वहाँ के दरबारी होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं बैराम शाह को पहले बिगनिंग में, बट लेटर बिकम डिसऑर्डर्ड, और बाद में वो डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस अनरेस्ट बैराम शाह वाज किल्ड बाय हिज ओन आर्मी। फिर क्या होता है, अ, जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है तो बैराम शाह को उसकी अपनी ही आर्मी मार देती है। फिर अगला जो शासक बनता है वो होता है अलाउद्दीन मसूद शाह, जो 1242 से 1246 ईस्वी तक बनता है। He was the son of रुकनुद्दीन फिरोज शाह, a nephew
एंड नेफ्यू ऑफ रजिया सुल्तान। जो अलाउद्दीन मसूद शाह होता है वो बेटा होता है रकनुद्दीन फिरोज शाह का और भतीजा होता है रजिया सुल्ताना का। आफ्टर द डेथ ऑफ बैराम शाह ही वॉज चूजन एज द नेक्स्ट रूलर। बैराम शाह की जब मृत्यु होती है तो उसको नेक्स्ट रूलर के रूप में चुना जाता है जो था अलाउद्दीन मसूद शाह। However, he was incompetent and incapable of handling the affairs in the government। तो बेसिकली वो अभी इनकैपेबल होता है अपने राज्य को संभालने के लिए, और उसके राज्य में जितने भी अफेयर्स हो रहे हैं, मतलब जितने भी जितने भी एरियाज में उसको काम करना है वहाँ पे वो उस सारी चीज़ों को समझने में उसको मुश्किल आती है। एंड वॉज रिप्लेस बाय नसीरुद्दीन मोहम्मद। और फिर उसको रिप्लेस कर दिया जाता है नसीरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा। नसीरुद्दीन मोहम्मद अगला शासक बनता है 1246 से 1265 एडी तक। ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ इल्तुतमिश। वो ग्रैंड सन था इल्तुतमिश का। हु वॉज यंग एंड इनएक्सपीरियंस। जो यंग था पर इनएक्सपीरियंस था। ही हैज असेंडेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ उलुग बलबन और उलुग खान। और उसको बलबन और उलुग खान की मदद से ही उसको जो थी वो थ्रोन मिलती है। अ मेंबर ऑफ चालंगनी, जो मेंबर था द 40 का बलबन। हु हिमसेल्फ assumed the poison of rigor। ही मैरिड हिज डॉटर टू नसीरुद्दीन। उसने अपनी डॉटर का शादी नसीरुद्दीन से करा दी। एंड देयरफॉर द रियल पावर लay इन द हैंड ऑफ बलबन। इसकी वजह से नसीरुद्दीन मोहम्मद से उसकी पावर छूट जाती है और जो रियल पावर आ जाती है वो बलबन के हाथ में आ जाती है, जो बेसिकली द 40 का मेंबर था। बलबन was a powerful in the administration, but he had to fact the intrigues of his rivals in the royal court। तो बलबन काफी पावरफुल था और एक एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी अच्छा था उसका, पर उसको अपने राइवल्स को हराना था रॉयल कोर्ट में अपने राइवल्स को उनको एक एक करके उनको डिफीट करना था। ही ओवरकम ऑल द डिफिकल्टीज। तो वो सारी डिफिकल्टीज को ओवरकम करता है। फिर 1265 सीई में नसीरुद्दीन मोहम्मद मर जाता है अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस लाइक इब्न बतूता एंड इस्माइल एंड इसामी। इब्न बतूता और इसामी के अकॉर्डिंग कुछ बड़े हिस्टोरियंस हुए हैं। बलबन ने उसको पॉइजन दे दिया था और फिर बलबन जो है वो अगला राजा बन जाता है। बलबन की थ्रोन चलती है 1266 से 1286 एडी तक। बलबन्स एक्सपीरियंस एज अ रिगार्ड मेड हिम अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ दिल्ली सल्तनत। बलबन काफ़ी एक्सपीरियंस था और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा हाथ होने की वजह से वो असली प्रॉब्लम को समझ जाता है जो दिल्ली सल्तनत के साथ चल रही थी। जल्दी-जल्दी जो थे बादशाह बदल रहे थे। ही न्यू दैट द रियल थ्रेट ऑफ मोनोक्री वाज फ्रॉम द नॉबल्स। वो जानता था कि जो रियल थ्रेट जो है, जो जल्दी-जल्दी बादशाह बदल रहे हैं, उसका कारण है जो उसके नॉवेल्स बनाए हैं। ठीक है? फिर जो नॉवेल्स थे द 40 उनको देयरफॉर देयरफॉर was sure that by enhancing the power and authority of a monarchy he could solve the problem। फिर वो अ, उनकी पावर्स को थोड़ी कम कर देता है जिसकी वजह से वो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है उसके सारी प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू द बलबन द सुल्तान वॉज गोल्ड शेडो। बलबन के अकॉर्डिंग सुल्तान जो था वो गोल्ड शेडो था अर्थ में, जिसे दिल इलाही भी कहा जाता है एंड रेसिपिएंट उसको नैबियत कादिया भी कहते हैं। और ये जो नाम है वो बलबन के ही हैं। बलबन एनहांस द पावर ऑफ मोनोक्री। बलबन ने एनहांस किया पावर मोनोक्री में। ही इंट्रोड्यूस रीजनरेटेड कोड डिसिप्लिन एंड न्यू कस्टम्स
like sajda and kissing the sultan's feet to prove his superiority over the nobles. तो बलबन ने क्या किया कि जो अपने कोर्ट में कुछ नए रूल्स और डिसिप्लिन भी उसने अ, लागू किए और एक और जैसे सजदा का वहाँ पे रिवाज चलना शुरू हुआ बलबन के टाइम पे, जिसमें ये होता था कि जो उसके नॉबल्स होते थे सुल्तान को उसके फीट पे किस करना पड़ता था। He introduced the Persian festival of Nowruz to impress the noble and the people with his wealth and power. फिर उसने इंट्रोड्यूस किया एक पर्शियन फेस्टिवल जिसे नूरोज कहते हैं, जो अपने नॉबल्स और उसकी वेल्थ की पावर को दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए अपने नॉबल्स। फिर he stood forth in the campaign of a Turkish nobility। फिर वो तुर्किश नोबेलिटी में काफ़ी अच्छा बन गया था। He excluded non-Turkish from administration and Indian Muslims were not given important position in the government। फिर उसने नॉन तुर्किश जो थे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की पावर को घटाया और इंडियन मुस्लिम को कोई भी हायर पोजीशन नहीं दी गवर्नमेंट में अपनी। द मॉनिटर टू मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ द नोबल ही अपॉइंटेड स्पाइस एंड डेवलप्ड एन इफेक्टिव स्पाई सिस्टम। उसने स्पाई सिस्टम भी बना दिया क्योंकि उसके नॉबल्स पे उसको शक था, इसलिए नॉबल्स की जासूसी कराने के लिए उसने एक इफेक्टिव स्पाई सिस्टम भी बनाया। बलबन वॉज डिटरमाइंड टू ब्रेक द पावर ऑफ द फोर्टीज। बलबन को जाना जाता है बलबन को जाना जाता है पावर ऑफ फोर्टीज को ब्रेक करने के लिए। ही स्पेयर ओनली द लॉयल नोबल and eliminate all others by fair or for। उसने काफ़ी सारे जो 40 नॉबल्स थे उनको काफ़ी सारों को मरवा दिया था और जो उसके लॉयल नॉबल्स थे उन्हीं को अपने साथ रखा था। मलिक बकबाक द गवर्नर ऑफ बेदोन एंड पब्लिफाई फ्लॉगल्स ऑफ हिज क्रुएल्टी टुवर्ड्स हिज सर्वेंट्स। और ये जो था Abbad Khan, the governor of Oudh, was punished to kill a man फिर who was the drunk, the governor of Batinda शेर खान was prison। तो ये उसके कुछ न्याय प्रिय जो जिसे हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छे न्याय करने का तरीका था, जिसने भी उसके टाइम पे क्रुएल्टी दिखाई थी उसको वो मार देता था अपने टाइम पे। Balban has the deal with internal as well as external problem। बलबन को internal और external problems के साथ deal करना पड़ा। The Mongols were looking for an opportunity to attack the सल्तनत। मंगोल्स जो थे वो एक opportunity ढूंढ रहे थे दिल्ली सल्तनत को अटैक करने की। The Indian rulers was ready to revolt all the small opportunity। जो इंडियन रूलर्स थे वो रेडी थे रिवॉल्ट करने के लिए, जितनी भी सारी स्मॉल अपॉर्चुनिटीज उनसे मिलती थी। फिर उसने क्या किया टू हैंडल ऑल दीज प्रॉब्लम्स ही अडॉप्टेड अ स्टर्न पॉलिसी। उसने एक स्टर्न पॉलिसी अडॉप्ट की एंड ऑर्गेनाइज अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आर्मी। फिर उसने एक अच्छी सेंट्रल आर्मी ऑर्गेनाइज की टू डील विद इंटरनल इश्यूज एंड आल्सो रिपेल द मंगोल्स। तो उसने दोनों तरफ से एक स्ट्रॉन्ग आर्मी सेंट्रल आर्मी जो थी वो अपनी बनाई, जिसकी वजह से वो अपने इंटरनल इश्यूज को भी सॉल्व कर पाता था और मंगोल्स को भी रिपेल कर पाता था। ये एस्टैब्लिश अ सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट। फिर उसने एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया जिसे हम दीवाने अर्ज कहते हैं एंड रीऑर्गेनाइज द आर्मी। फिर उसने सारी आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया। ही डिप्लॉयड द आर्मी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हिज कंट्री टू सरपास द रिबेलियन एलिमेंट। फिर उसने अपनी आर्मी को डिफरेंट अपनी टेरिटरी में जितनी भी उसकी टेरिटरी थी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उनको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर अपने एनिमीज को मतलब हटाने के लिए। बलबन पेड मोर अटेंशन टू रीस्टोर लॉ एंड ऑर्डर। बलबन ने अपने मोर अटेंशन दिया रीस्टोर करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर इंस्टेड ऑफ एक्सटेंडिंग हिज किंगडम। बल्कि अपने
किंगडम को आगे बढ़ाए। बलबन took a stern action against the मेवातीज एंड सच रॉबरीज। बलबन ने काफी अच्छा एक्शन लिया। जो मेवातीज थे वहाँ के जो रॉबर्स थे उनको भी काफी दंड दिया जाता था, जो वहाँ के आम जनता को काफी परेशान करते थे। तो बलबन ने उन्हें पकड़ा और उन्हें सबको मार दिया। In 1279 CE, Tughril Khan, the governor of Bengal, revolt against बलबन। 1279 AD में जो तुगरिल खान है वो गवर्नर है बंगाल का और उसने रिवोल्ट कर दिया बलबन के अगेंस्ट। बलबन सेंट हिज फोर्सेस टू बंगाल। बलबन ने अपनी फोर्सेस को बंगाल भेजा एंड तुगरिल खान was beheaded। तब तुगरिल खान को खात्मा कर दिया। बलबन अपॉइंटेड हिज सन बोगरा खान एज द गवर्नर ऑफ बंगाल। फिर बलबन ने बोगरा खान को गवर्नर बना दिया बंगाल का। इन द नॉर्थ वेस्ट द मंगोल्स reappears and Balban sent his son Prince Muhammad against them। फिर मंगोल्स आ गए नॉर्थ वेस्ट में फिर से, और फिर बलबन ने अपने बेटे मोहम्मद को उनके अगेंस्ट भेजा। बट द प्रिंस वॉज किल्ड इन द बैटल। पर उसका जो बेटा था वो मृत्यु को प्राप्त होता है मंगोल्स से युद्ध करते करते। एंड बलबन फिर बाद में मर जाता है 1287 एडी में। ही वॉज वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। वो एक मेन आर्किटेक्ट था दिल्ली सल्तनत का। हाउएवर ही कुड नॉट फुली सेफगार्ड इंडिया फ्रॉम द मंगोल इन्वेजन। पर वो फुली सेफगार्ड नहीं कर पाया, पूरी तरह से अपनी टेरिटरी को नहीं बचा पाया मंगोल इन्वेजन से। अब जो लास्ट बादशाह बनता है स्लेव डायनेस्टी का वो होता है कैकुबाद, जो 1287 से 1290 एडी तक बनता है। कैकुबाद वॉज द ग्रैंड सन ऑफ बलबन। कैकुबाद जो था वो बलबन का ग्रैंड सन था एंड वॉज मेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली बाय द नॉबल्स। फिर जो नॉबल्स होते हैं उनको पूरी तरह खत्म नहीं किया था, जो उनके नॉबल्स थे वो तो सुल्तान बनाते हैं कैकुबाद को। ही वॉज सून रिप्लेस बाय हिज सन कैमूर, जो बेसिकली रिप्लेस कर दिया जाता है उसके ही बेटे कैमूर के द्वारा। इन 1290 सीई फिरोज द अर्ज ई मुलिक द मिनिस्ट्री ऑफ वॉर मर्डर्ड कैमूर। कैमूर को मार देता है फिरोज और फिर वो कैप्चर कर लेता है थ्रोन। ही टुक द टाइटल ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। फिर वो जलालुद्दीन खिलजी का टाइटल टुक करता है अपने पर और लेता है अपना टाइटल जो होता है वो होता है जलालुद्दीन खिलजी। और फिर वो खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत करता है। तो इसी के साथ स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाती है और जलालुद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जो था स्लेव डायनेस्टी के ऊपर। आई होप आपको इस वीडियो से स्लेव डायनेस्टी के सारे राजाओं के बारे में जानने का मौका मिला होगा, सारे सुल्तान्स के बारे में जानने का मौका मिला होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।